नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है वकील साहब, आप कल आ जाएं, हम बैठकर बातें करते हैं। नीता ने कह तो दिया, पर सच यही था कि अभी भी वह किसी भी निर्णय की स्थिति में नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति में वह क्या निर्णय ले। मायके में कुल 4 लोग थे, माँ, बाऊजी, बड़े भैया और वो खुद। शादी के बाद वह अपने पति के साथ रह रही थी। उधर बड़े भैया की शादी के बाद माँ बाबूजी से लगभग अलग गृहस्थी बसा चुके थे। 20 साल से उसके माँ बाबूजी छोटे से किराए के घर में अकेले रहते थे। चूँकि तीनों घर एक ही शहर में थे, लिहाजा मेल मुलाकात होती रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पिछले कुछ समय से माँ के गिरते स्वास्थ्य ने सबको चिंता में डाल दिया था। उम्र के इस पड़ाव पे बाबूजी भी काफ़ी असक्त हो चले थे। घर में सभी काम, ऊपर से माँ की देखभाल अब उनसे सधती नहीं थी। पहले वह माँ बाबूजी को अपने यहाँ बुलाकर कुछ दिनों तक उनकी देखभाल कर लेती थी, लेकिन घर गृहस्थी की बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से यह सब अब संभव नहीं हो पा रहा था। वैसे भी माँ बाबूजी को अब एक स्थायी सहारे की ज़रूरत थी। चूँकि मायके में कोई और नहीं था, इसलिए उसने बड़े भैया से बात करने की सोची। लेकिन जब उसने भैया को फ़ोन किया तो भैया ने बड़ी बेरुखी से बात की। देखो, अभी मेरे पास बहुत सी उलझनें हैं। बच्चों की पढ़ाई का तगड़ा खर्च है, ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही इतनी जगह कि मैं माँ बाबूजी को रख सकूं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कहो तो मैं महीने के कुछ रुपए तुम्हें भेज सकता हूँ, वह भी अपने खर्चे में कटौती करके। बड़े भैया ने तो जैसे हाथ खड़े कर दिए। भैया, बात पैसे की नहीं है। क्या आप देख नहीं पा रहे कि माँ बाबूजी बिल्कुल बूढ़े हो चले हैं? इस उम्र में पैसे से अधिक उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। आप तो जानते हो कि अभी तक मुझसे जितना हो पाया मैंने उनकी देखभाल की, पर अब तमाम बढ़ती जिम्मेदारियों का दबाव है मुझ पर। अगर आप उन्हें अपने साथ रख लें तो अच्छा होगा। बाकी पैसे और दूसरी कोई भी मदद मैं आपकी पूरी करने की कोशिश करूँगी, नीता ने विनती करते हुए कहा। लेकिन देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से बात कर सकता हूँ। वैसे भी जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती माँ बाबूजी की तो तुम महीनों तुम अपने घर में रखती। तो अब क्या हो गया? क्या अब तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं? भैया की व्यंग टिप्पणी नीता को चुभ गई। हाँ भैया, मानती हूँ कि माँ बाबूजी ने मेरे लिए बहुत किया है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया हो। फिर मैंने भी तो आज तक अपना धर्म ईमानदारी से निभाया है। मगर आपने तो भैया के मन में अपने प्रति इतना सारा जहर देखकर उसकी आंखों में दर्द उभर आया। क्या ज़रूरत पड़ने पर बेटी की मदद करना माँ बाप के लिए कोई गुनाह हो गया? उसने तो इस तरह की बातें कभी सोची भी नहीं। बचपन से माँ ने बड़े भैया को एक विशेष दर्जा दे रखा। उसकी पढ़ाई के लिए टेबल, ज़रूरत की सारे सामान, हॉस्टल में रखना, सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तय था। जबकि मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी। सालों से घर में हर छोटे बड़े फैसलों में भैया को आगे रखा जाता था। स्वयं बड़े भैया उससे कई बार यह कह चुके थे कि बेटा, तुम इस घर के मामलों में मत पड़ो, हम आपस में निपट लेंगे। तुम अपना घर संभालो, इस घर और माँ बाप की चिंता अब हम मुझ पर छोड़ दो। तो अब क्या हो गया? अब वो अपनी कही बात से कैसे मुकर रहे हैं? फिलहाल वह इतना ज़रूर समझ चुकी थी कि भैया के मुंह से निकलने वाले शब्द असलियत में भाभी के दिमाग की उपज है। समझते हुए नीता ने आखिरकार खामोशी को अपना लिया। बात आई गई हो गई और काफ़ी दिन बीत गए, पर नीता की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। एक बार अमन से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वह मेरी परेशानी को समझे। आखिर मैंने भी तो उनके घर वालों के लिए इतना कुछ किया है। सालों से इस घर और ससुराल के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। क्या मेरा इस घर पे कोई हक नहीं बनता? माँ बाबूजी उसके साथ उसके घर में रहेंगे तो उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, थोड़ा काम ज़रूर बढ़ जाएगा, पर देख लेंगे। सोचकर उसने पति से बात करने का निश्चय किया। लेकिन पति क्या कहता है? क्या मूर्ख जैसी बात करती हो? अपने भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों लेना? बेटे के रहते अगर वो लोग बेटी के घर में रहेंगे तो समाज क्या कहेगा? अमन ने सामाजिक मान्यताओं के नाम पर जैसे पल्ला झाड़ लिया हो।
पर माँ बाबूजी ने सदा ही हमारे बुरे वक्त में हमारी सहायता की है। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम अपना फ़र्ज़ निभाना कैसे भूल जाएं। भूल गए हमारे बच्चे के जन्म पर माँ ने आकर पूरी डिलीवरी अकेले संभाली थी। नीता ने पुरानी याद ताज़ा करने की कोशिश की। अरे हर माँ अपनी बेटी के लिए करती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एहसान के बदले उनकी ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी ओढ़ लें। वह भी बेटे के होते हुए, अमन ने बड़ी बेपरवाही से कहा। ओह! नीता को रत्ती मात्र भी हैरानी नहीं हुई। इतने सालों से साथ रहते वो अमन को इतना सो ज़रूर जानने लगी थी, पर मन का एक कोना अभी भी इस भूल में था कि उसने हर मुश्किल परिस्थिति में अमन का साथ दिया है, तो क्या पता इस बार उसे निराश ना होना पड़े। अपने माँ बाप के फ़िक्र में वह अधमरी होई जा रही थी। कोई सहारा नहीं दिख रहा था। सपने में भी माँ बाबूजी की चिंता उसे डराती थी। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। हे भगवान, माँ बाबूजी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना। वह कभी बेबस और लाचार ना हो, हमेशा स्वस्थ रहें, किसी की दया के मोहताज ना हो। प्रार्थना करते हुए वह सिसक पड़ती। एक एक दिन बीतता जा रहा था। माँ की बीमारी और नीता की लाचारी दोनों बढ़ती जा रही थी। क्या करें, किससे कहें जो उनके ज़ख्म पर मरहम लगा सके। क्या कहीं भी माँ बाबूजी को एक इज्जत की दो रोटी नहीं मिल सकती। आखिरकार नीता ने एक बड़ा फैसला लिया। समाज और ख़ानदान की परवाह किए बिना पास ही के एक वृद्धाश्रम में जाकर उसने माँ बाबूजी के लिए बात कराई और सारी औपचारिकताएं पूरी कराई। मन में ज़्यादा खुशी ना सही, पर आत्मसंतोष था कि अब माँ बाबूजी बेसहारा तो नहीं रहेंगे। ऐसे में एक दिन उसे मनहूस खबर मिली कि चेकअप करने जाते के दौरान माँ बाबूजी को एक जीप ने टक्कर मार दी, जिससे माँ की रोड पे ही मृत्यु हो गई और पिता ने हॉस्पिटल जाते समय सांस तोड़ दिया। एकदम से आ पड़ी इस आपदा ने सभी को विस्मित कर दिया। जिसने भी इस खबर को सुना सन्न रह गया। भाई भाभी तो फूट फूट कर रो रहे थे। अमन भी अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाया। खुद उसके बच्चे भी नाना नानी को याद करके कोने में बैठे सिसक रहे थे, पर नीता की आंख में एक बूंद आंसू नहीं था। पता नहीं इस वेदना की घड़ी में भी उसके मन में कैसी शांति थी। इस कारण से वह अपने समाज और परिवार के तानों का शिकार भी हुई, पर उस पर किसी के भी व्यंग और तानों का कोई असर नहीं हुआ। परसों ही माँ बाबूजी की 13वीं निपटी है। बीच में एक बार वकील साहब आकर मिल के जा चुके हैं। दरअसल माँ बाबूजी की इंश्योरेंस पॉलिसी के 10 लाख रुपए उसे मिलने थे, क्योंकि माँ बाबूजी ने नॉमिनी बनाया था बेटी को। आज माँ बाबूजी वाले घर का सामान निकल रहा था। ज़्यादा कुछ था नहीं। पुराने पलंग और अलमारी, कमरे में एक कोने में एक टूल पर किरानी सी लगी माँ बाबूजी की फ़ोटो। यह फ़ोटो उनकी जवानी के दिन के थे, जब माँ खूबसूरत हुआ करती थी। माँ की अलमारी देखते वक्त माँ की पसंदीदा साड़ी पर नीता की निगाह ठहर गई। वह साड़ी बाबूजी ने उसे शादी की 50वीं सालगिरह पे दी थी। लाल बूटों से सजी सुनहरे गोटों वाली यह साड़ी माँ को अत्यंत प्यारी थी। वह साड़ी उठाकर नीता ने अपने सीने से चिपका ली। पल भर को ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ ने इस गले लगाया हो। तभी उस साड़ी की तह से एक पर्ची नीचे गिरती है। वह नीता ने उठाया और पढ़ा। यह माँ के हाथों लिखी एक छोटी सी चिट्ठी सी, जिसे पढ़कर नीता रोने लगी। प्रिय बेटी नीता, हमारी ज़िंदगी की सांझ नज़दीक है। ईश्वर ही जाने और कितनी सांस मोहलत बची है हमारे पास। बेटी, हमारी कोई वसीयत तो नहीं जिसे हम तुम बच्चों के नाम कर सकें, मगर संस्कारों की जो दौलत मैंने तुम्हें दी है, तुमने आज तक भली भांति सहेज रखी है। इसके अलावा जाने अनजाने तुमने एक माँ की पूरी विरासत अपने अंदर सजो ली, जो प्रतिपल मैंने तुम्हारे कर्मों के रूप में साकार होते देखी है। वसीयत हमारी कोई नहीं और विरासत तुम अपने आप को संभाल चुकी हो, तो इस नाते मैंने अपनी बीमा पॉलिसी का नॉमिनी बनाया है। हमारा आशीर्वाद समझकर पॉलिसी की छोटी सी रकम को तुम जहाँ चाहो वहाँ खर्च करना। हमेशा खुश रहना, तुम्हारी माँ। इतने दिनों का दर्द जैसे किसी फोड़े की तरह फूट कर बह गया। खूब रोई वह। माँ के इस पत्र ने
उसे सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान कर दी। अब उसे बस सुबह वकील साहब के आने का इंतज़ार था। तभी उसकी भाभी आती है और बोलती है, दीदी आप जो भी निर्णय लो, मुझे बस इतना कहना है कि माँ बाबूजी के मरने से लेकर 13वीं तक आपके भैया ने अपने पूरे फ़र्ज़ बखूबी निभाए हैं। पैसों की तंगी होते हुए भी उन्होंने सबकी इज्जत पर आँच नहीं आने दी। पानी की तरह बहाया है पैसा। भाभी ने इशारों में अपनी बात रखी। ओह भाभी, तुम अभी तक नहीं समझ पाई माँ बाबूजी के हृदय की पीड़ा को। उन्हें जीते जी हमसे थोड़ी सी देखभाल और अपनापन चाहिए था, ना कि मरने के बाद यह दिखावा। वैसे भी आपने यह सब माँ बाबूजी के लिए नहीं बल्कि समाज में अपनी शाख बनाने के लिए किया है। सोचते हुए नीता का मन उदास हो गया। देखो नीता, जो करना सोच समझकर, अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। अमन ने इससे अधिक बोलना ज़रूरी नहीं समझा। आखिर नीता आखिर नीता उसकी पत्नी थी। वह जो भी फैसला लेगी उसके पक्ष में ही होगा। उसे इस बात का पूरा वकील था। वकील साहब आ चुके हैं। वकील साहब, माँ बाबूजी के बीमा की सारी रकम 10 लाख रुपए मैं उस वृद्धाश्रम में दान करना चाहती हूँ जहाँ हर तरफ से निराश होकर मैंने उनके रहने की व्यवस्था की थी। मुझे नहीं लगता कि इस राशि के लिए इससे उपयुक्त और पात्र कोई और हो सकता है। रीता ने दृढ़ शब्दों से अपना निर्णय सबके सामने रख दिया, जिसे सुनते ही वकील साहब के अलावा हर किसी के चेहरे पर मुर्दानगी छा गई। नीता के ने कोने में रखी माँ बाबूजी की फ़ोटो पर निगाह डाली। उनके चेहरे की निर्मल मुस्कान जैसे अपने मन की असीम शांति को बयां कर रही थी और ये उसे सही निर्णय लेने पर बधाई दे रही थी। तो यह छोटी सी कहानी है जो यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।